Hello friends, now we have moved in the next lecture, and in this lecture we will cover some new topics with new ideas and new concepts. जो इननेट इम्यूनिटी का बारे में मैंने चर्चा किया था प्रीवियस लेक्चर में, और तकरीबन 4 तरह के बैरियर्स था जिसको मैंने डिस्कस कर दिया हूं ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस। आई होप कि आपने उसे अच्छे तरीके से देखा था। और एक बात का ख्याल रहे कि जो भी मैंने कल के सेशन में बताया था वो तो सफिशिएंट है जानकारी के लिए, बट हाँ उसी चीज को मैं आज बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर्स, दैट मीन्स कि फिजिकल बैरियर का ही दूसरा नाम है एनाटॉमिकल बैरियर। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना? तो इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ तो नाउ लिसन टू मी। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया इन्हीं सारी चीजों के बारे में, वो एक मैंने ओवरव्यू रखा, ओवर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे कहते हैं कि समरी बताओ, सारांश बताओ। तो जस्ट लाइक दैट मैंने सीखा था। बट मैं जो अब सिखाऊंगा इस लेक्चर में वो एक एक पॉइंट को बहुत ही गौर से अच्छे से बताऊंगा, और अच्छे से लिखा भी दिया हूं और इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है ना? देखिए, अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे ही आपको बोल करके आपको हर एक चीज समझा देता हूं, बट ये लिखाने का एक ही मकसद रहता है कि शायद कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा कॉस्टली बुक्स नहीं होंगे जिसमें डिटेल में लिखा गया होगा। तो वैसे लड़के यहाँ से क्या कीजिए, हाँ ऑफ कोर्स लड़कियां भी, तो वैसे स्टूडेंट क्या करें कि इसे नोट कर सकता है वो, ताकि इस लेक्चर को देखे और जब इस लेक्चर को बंद कर दे तो वो नोट्स को बराबर ओपन करके पढ़ सकता है, ठीक है ना? इसीलिए आपके लिए हर एक चीज लिखा जाता है, और कहीं कंफ्यूजन रहता है तो जरूर बताइए। लेकिन याद रहे कि जो बेसिक सा बुक होता है जस्ट लाइक एनसीईआरटी, तो वो तो होनी ही चाहिए हर एक के पास में, ठीक है ना? और बाकी तो मैं हूं ही, इसीलिए चिंता मत कीजिएगा कि मेरे पास बुक्स नहीं था। अब कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा कि बुक्स ही नहीं है सर तो पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ आपके लिए ना। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए आइए, बने रहिए और फिर चले जाइए, ठीक है ना? तो लेट अस सी कि मैंने क्या लिखाया और क्या बता रहा हूं। देखो, मैंने यहाँ पे लिखाया है, इसी फिजिकल बैरियर के बारे में बताता हूं। ये बैरियर्स आपको पढ़ा रहा हूं, प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू हो तो आपको ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा देते हैं। क्या पता ट्रांसफार्मर कुछ दिन के लिए खराब हो गया था, फिर से आया है, मतलब कि कुछ दिन रुक गए थे और फिर दोबारा शुरू करने आए। एनीहाउ, तो जो बैरियर है के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि कोई भी डिजीज हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारा बॉडी रोकना चाहता है, उसको खुद से रोकना चाहता है। तो वो क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या बैरियर है, बैरियर भी काम करता है। बैरियर का अर्थ हुआ बाधा, अड़चन, रुकावट। तो कैसे कैसे करेगा? तो मैंने लिखा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का ही दूसरा नाम है एनाटॉमिकल बैरियर। याद रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से भी पूछ सकता है कि जो फिजिकल बैरियर है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा। क्या बोलेगा? जस्ट लाइक एनाटॉमिकल बैरियर, जस्ट लाइक यही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना? चलो, अच्छी बात है। अब और इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं जी, तो लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है कि दिस बैरियर्स फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। याद रहे, ये यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखो, पूछेगा ये कि जो ये बैरियर है वो कैसे काम किया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है ये बैरियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फिजिकल बैरियर जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है, तो यस, और रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग करके रहेगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ऑप्शन है में फिजिकल बैरियर या फिर एनाटॉमिकल बैरियर है, जो भी हो आप उसे सही करेक्शन करके आइएगा, ठीक है ना? अच्छी बात है। और देखो, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, यानी कि सबसे पहले ये रोकना चाहता है, सबसे पहले आगे रहेगा कि चलो भाई हम ही देखते हैं। जैसे कैसे लीडर जो है वो अपने गैंग का सबसे आगे रहता है, इस प्रकार से, जस्ट लाइक दैट। एनीहाउ, एंड इसके साथ ही साथ गार्ड अगेंस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजन। एक गार्ड के रूप में, एक सिक्योरिटी के रूप में ये काम करता है ये फिजिकल बैरियर, कि कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ सके। पैथोजेंस मतलब दैट इज जर्म्स हो सकता है या फिर बैक्टीरिया कहिए, एंड वायरसेस इनटू द बॉडी।
पता है कि पैथोजेंस क्या क्या है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा, जस्ट लाइक दैट। तो ये जो है वो हमारे बॉडी में नहीं आए, इसका ख्याल रखना काम है इसी एनाटॉमिकल बैरियर का। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना यहाँ पे, अच्छी बात है। चलो और कुछ जानते हैं इसी फिजिकल बैरियर्स के बारे में। मैं यहाँ पे लिख रखा हूं कि द एनाटॉमिकल बैरियर्स कंसिस्ट ऑफ अ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी। जो हर एक के बॉडी में है, मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में, एंड द एनिमल्स के बॉडी में। अब ऐसे हम लोग भी तो एनिमल्स ही हैं, तो क्या ही बोलना अलग से उसके लिए, है ना। तो जो एनाटॉमिकल बैरियर का है या फिर फिजिकल बैरियर, वो क्या क्या चीज है उसके पास रोकने के लिए। तो उसके पास स्किन है, कंसिस्ट ऑफ यानी कि बना हुआ है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि उसके पास स्किन का इस्तेमाल करेगा रोकने के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल करेगा रोकने के लिए। तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो क्या स्किन, अच्छा ठीक है, चमड़ा और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में बताइए सर। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ बातें मैंने स्किन के बारे में बताया आपको और फिर दूसरा में म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया, तो इससे भी आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। तो लेट अस सी, देखो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि इट फॉर्म्स द हार्ड केराटिनाइज्ड outer layer of the body that covers all external parts। यह एक हार्ड कड़ा सा पपड़ीदार जैसा केराटिनाइज्ड outer layer, यह हमारे स्किन्स के ऊपर बैठ जाता है, जो क्या करता है कि हमारे that covers all external parts। जैसे कि ये एक्सटर्नल पार्ट्स है हमारा ये स्किन, अब इसके ऊपर में एक पपड़ीदार स्ट्रक्चर जो है वो आकर के हार्ड इस पे बैठ जाएगा, तो ऊपर में ही ना, तो कवर कर लिया ना हमारा सारा चीज को, ऊपर वाला चीज। अरे जैसे मान लो मेरा बॉडी है, मैंने इसको ऊपर अपना कोट ही है ये, तो जैकेट जो है वो डाल लिया है, तो मेरा बॉडी ढक गया है, तो जस्ट लाइक दैट तो ढक जाएगा। एंड फॉर्म्स, और क्या करता है कि फॉर्म्स एंड इफेक्टिव बैरियर्स फॉर मोस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने यहाँ पे जो मेरा कोट है और इसका जैकेट है, आई डोंट नो कि कोट का है कि जैकेट का है, कंफ्यूज हूं, आप बता दीजिए कि क्या ही बोलो। तो मैंने इसका जो चैन है वो मैंने ओपन कर रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर हवाएं चलेगी, ऑफ कोर्स चलेगी, तो क्या होगा कि मेरा बॉडी को टच करते हुए जाएगा, इस प्रकार से ज्यादा ठंड लगा। लेकिन अगर मैं सपोज दैट इसको चैन को बंद कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहीं पे आएगा, टकराएगा और चला जाएगा, यानी कि ना के बराबर निकले। तो वही हाल है, स्किन है, इसके ऊपर हम कुछ लेयरिंग कर देंगे तो अंदर तक तो नहीं ना जा पाएगा, तो वही होता है। अब तुम्हारे मन में फिर भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा कि हार्ड केराटिनाइज्ड आउटर लेयर क्या। तो देखो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं छिला उला जाता है ना जी, जैसे साइकिल चला रहा है या फिर बाइक चला रहा है, वो गिर गए, रगड़ा गया, तो छिला गया, तो खून निकल गया, फिर कुछ दिन के बाद देखते हो कि धीरे धीरे मुरझा रहा है और फिर खोटी लाइक बैठ जाता है, उस पर ब्लैक कलर का कुछ ऐसा ही। अब तो समझ गया होगा ना। हाँ, यानी हाउ बच्चा जैसा समझते रहते हो जी, थोड़ा सा बड़ा जैसा सोचा करो। यानी हाउ, तो ये आपको कुछ मैंने बातें बताया स्किन्स के बारे में कि किस प्रकार से ये सेफ्टी के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट बता रहा हूं म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में, तो नो प्रॉब्लम, इसके बारे में भी जानिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो मैं यहां पे लिखा हूं कि द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मींस, अरे ट्रैक्टर नहीं जी, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो हम लोग रिस्पायरेशन का क्रिया करते हैं, जहां से आरंभ होता है, यहां से आरंभ होता है, यहां से ऐसे थोड़ी बोलेगा तुम लोग। अरे ओरिजिनल का चीज का इस्तेमाल करो, ओरिजिनलिटी मेंटेन रहना चाहिए ना। तो यहाँ नोस्ट्रिल से शुरू हो रहा, तो ये हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक हुआ ना, ऑफ कोर्स हुआ, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है ये, यानी कि सांस लेने का जो रास्ता है, दैट इज द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर होता है। तो क्या बताया यहाँ पे कि जो लाइंड बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन, वो पूरे के पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ही हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। लाइन का मतलब वही हुआ।
अब देखिए कुछ और बातें मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं लिखा हूं कि फर्स्ट सबसे पहले क्या है, तो द सिलिया, सिलिया है एंड द फाइन हेयर्स फिल्टर और द अनडिजायर्ड पार्टिकल्स, अनडिजायर्ड पार्टिकल्स, चलो ठीक है, इन द नॉस्ट्रिल्स एंड, चलो यहां तक आपको बताता हूं। मैं यहां पे लिखा हूं कि सबसे पहले मैंने सांस लिया, मैंने लिया तो क्या हुआ कि हमारे नोस्ट्रिल से ये हवाएं गुजरेगा ना, हाँ सर। तो यहाँ पे देख, अगर ध्यान से देखोगे आप, देखो ना मेरा क्या देखते हो, आईना लो और आईने में इस प्रकार से देखते हो, भरोसा ना है भाई, ऐसे करके कैमरा को जूम करके देखा, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे अगर आईना लिया हूँ और इस प्रकार से देखूंगा तो जो ये नोज है, जैसे कैसे ये मूछे है, ये बियर्ड है, उसी प्रकार से ये नोस्ट्रिल्स के अंदर में क्या होता है बोलो, और हेयर्स होगा, वहीं तो लिखा हूं यहाँ पे हेयर्स है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि एयर हमने खींचा तो शायद हो सकता है इसमें डस्ट हो, तो ये डस्ट क्या करेगा, हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, यही जो है वो इस प्रकार से हेयर है, वो क्या करेगा, इसी में जकड़ लेगा और अंदर प्योर हवाएं जाएगा, ठीक है ना, अच्छी बात, मतलब क्लीन हवा जाएगा, क्लीन एयर जाएगा। और देखो और क्या लिखा हूं, एंड देन, और उसके बाद क्या होगा, म्यूकस यानी कि चिपचिपा टाइप हमारे नाक के अंदर होता है ना, नहीं भरोसा था उंगली डाल के देख लो, भरोसा हो जाएगा। अरे कहे तब बात मान लिया कर। म्यूकस होता है, दैट इज ए स्लिमी सब्सटेंस, एक स्लिमी सब्सटेंस होता है इस प्रकार से चिपचिपा जैसा, जैसे गम देखो, जो खुशी का भी गम वाला नहीं था, जैसे गम जिससे चिपका सकते हो पेपर वगैरह ये सब, तो वही तो इस प्रकार से होता है स्लिमी, तो दैट इज द गम। अरे तेलहन जैसा substances that traps the bacteria, जो क्या करता है कि बैक्टीरिया को जकड़ लेता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एकदम बहुत अच्छा से जा रहा था, इस प्रकार से जा रहा था, अब जैसे ही क्या हुआ कि कुछ स्लिमी टाइप का मिला, जैसे लाइक दलदल, समझ सकते हो दलदल में, तो दलदल में क्या होंगे यार, हम लोग तो फंस ही जाएंगे ना, तो वही हाल है यहाँ पे भी बैक्टीरिया को, वो क्या होगा, उसमें जकड़ लगा वो म्यूकस और उसी में फंस जाता है। अब आगे देखते हैं कि इन द ट्रैकिया, और फिर ट्रैकिया में क्या होता है, ब्रोंकी यानी कि रिस्पिरेटरी, यहाँ पे लंग्स के पास में, दैट इज द ब्रोंकी है। द मूवमेंट ऑफ सिलिया, जो सिलिया का जो है वो मूवमेंट होता है और क्या करता है, एंड स्वीप्स बैक्टीरिया टुवर्ड्स थ्रोट, और वो क्या करता है कि धीरे धीरे ढकेलता है बैक्टीरिया को, कहां, किधर, तो थ्रोट की ओर यानी कि गले की ओर, जहां पे फ्रॉम वेयर, जहां पे दे आर एक्सपेल्ड बाय काफिंग और स्नीजिंग। अब जैसे कि थ्रोट किया और फिर थ्रोट के पास आया यानी कि गले के पास आया, फिर यहाँ से आया, फिर हमको अजीब तरह के सेंसेशन हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहां पे खराब आदमी आ गया वहीं पे कचरा होना तय है, नहीं भरोसा तो जा करके देख लो, बतिया के देख लो, होना तय है। तो वहां पे आया, हमको सेंसेशन हुआ, बर्निंग सेंसेशन हुआ अजीब तरीके से, तो हमने फाइनली क्या किया, या तो छींक दिया, छींक आ गया तो छींक के सहारे निकल गया, या फिर यहाँ पे सुरसुरी हुआ तो जाकर के खखार दिया, तो कफिंग करके भी वो बैक्टीरिया जो भी वायरसेस है वो साइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में इतनी सारी चीजें काम किया है, जो क्या है जी, तो फिजिकल बैरियर या फिर एनाटॉमिकल बैरियर। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, ऑफ कोर्स सीखे हो ना, चलिए अच्छी बात है। तो जब आपने इतनी सारी चीजों को देख लिया है तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे नोट कीजिए ताकि कुछ और बातें आपसे बता सकूं। चलो इसे लिख लिया होगा, मिटा देते हैं, नहीं लिखे हो, जल्दी से लिखो इसे, तो चलिए इसे इरेज कर दें। नाउ लिसन टू मी, अब मैं आपसे सिखाता हूं जो नेक्स्ट टाइप ऑफ द बैरियर है, या फिर दूसरा तरह का बैरियर के बारे में आपसे बात करता हूं, वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब प्रश्न यह आता है कि प्रश्न ये नहीं है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर होता क्या है, प्रश्न ये है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या, किस तरह से क्या क्या चीजें होगी और कैसे कैसे घटनाएं घटती है और किस तरह से हमारा बॉडी जो है वो रोकता है। अगर ये जान गया तो तुम ऑटोमेटिकली जान जाओगे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर होता क्या है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, तो चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फिजियोलॉजिकल बैरियर में कि इट इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ बैरियर्स like the rise in body temperature, acidic
इसमें जो है वो बहुत ही तरह तरह के बैरियर्स आता है। जैसे में क्या हो जाएगा कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर्स है वो बॉडी टेम्परेचर्स बढ़ जाएगा, राइज इन बॉडी टेम्परेचर्स। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत में क्या क्या चीजें आता है, तो इस पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ ऑलरेडी कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा जी, तो हाई हो जाएगा। चलो इस चीज को अंडरलाइन कर लो, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। राइज इन बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है अभी है, मैं अभी स्वस्थ हूँ क्योंकि, और ये टेम्परेचर नॉर्मल ना रह करके हाई हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर एसिडिक पीएच भी है, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन कहाँ, तो इन स्टमक, ठीक है ना। एंड वेरियस बॉडी सिक्रेशंस, और बॉडी में जो है वो बहुत तरह तरह का वेरियस सिक्रेशंस हो जाएगा, बहुत तरह तरह की चीजें जो है वो बॉडी से रिलीज होने लगेगा। जैसा मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सलाइवा हो गया या फिर टीयर्स, यानी कि हमारा आंसू हो गया, दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सलाइवा है या फिर ये टीयर्स है, ये ऐसा ही नहीं है, ये एक्चुअली में और ये वास्तव में क्या करता है कि पैथोजेंस को इंटर होने से या फिर एंट्री लेने से रोकता है। ये आई होप कि आपने समझा होगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ये जरूरी क्यों है। समझ गया ना जी, अच्छी बात है। अब देखो मैं तुझसे बताता हूं अब कुछ डिटेल में। राइज इन बॉडी टेम्परेचर अर्थ हुआ बुखार लगना। पता है बुखार के केस में क्या होता है, कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे फीवर लग गया है, मतलब उसका बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से हाई है, राइज कर गया। राइज का अर्थ होता है बढ़ जाना या फिर ज्यादा हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखो अब फीवर के बारे में तुझसे डिटेल में कुछ बातें बताऊंगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हूं कि द फाइट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड WBC रिजल्ट्स इन रेजिंग ऑफ टेम्परेचर और फीवर। सबसे पहले यह जानो कि आखिरकार ये जो फीवर है वो हुआ कैसे, क्यों फीवर लग गया। तो मैं बताऊं कि द फाइट बिटवीन, आपसे कोई पूछेगा कि बुखार भाई साहब कैसे हो गया, काहे हो गया, तो उससे कह देना कि फाइट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड WBC के बीच में, दोनों में लड़ाई हुआ। साठ गांठ नहीं, गठबंधन नहीं, बल्कि लड़ाई हुआ। और इसी के कारण रिजल्ट्स इन, और इसी के चलते जो है वो टेम्परेचर बॉडी का वो बढ़ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं फीवर, यानी कि बुखार लग गया। समझ गया ना, अच्छी बात है। तो सच एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, और इस तरह की जो चीजें हुई, इज वाइड स्प्रेड, वो बहुत ही फैल गया है, एंड इज कॉल्ड ए सिस्टेमिक रिएक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक रिएक्शन, यानी कि तुरंत ही रिस्पॉन्स कर दिया हमारा ये बॉडी, दैट इज द सिस्टेमिक रिएक्शन। आई होप कि आप चीजें समझ रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है। यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम, तुरंत बोलेगा ना, अच्छी बात है। अब देखो आगे बताना चाहता हूं कि हाई फीवर नॉट ओनली इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। अब कोई लड़का हमसे पूछेगा कि बुखार लग गया तो अच्छी बात है। अब देखो मैं आपसे आगे के सेशंस में ये भी बताऊंगा कि आपको फीवर लगता है तो आपको टैबलेट्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर इंतजार कर लें फिर ले लें कि तुरंत ही ले लें। एनी हाउ आगे बताऊंगा, बट नाउ लिसन टू मी कि हाई फीवर नॉट ओनली इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। जो हाई फीवर है यानी कि बुखार तेज है, दैट मीन्स our body temperature is higher than the normal body's temperature, that is the high fever, of course, obviously. तो now वो क्या करता है कि जो जर्म्स है वो जर्म्स को मार देता है, और मारने में सहायता करता है और रोकने में भी सहायता करता है। उसका ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हूं कि ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। आगे देखिए, सिर्फ वो जर्म्स का ग्रोथ को रोकता ही नहीं है बल्कि कुछ और भी करता है। मैं यहाँ पे लिखा हूं बट ऑल्सो एक्टिवेट्स, और साथ ही साथ क्या करता है कि ऑल्सो एक्टिवेट्स बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भी एक्टिवेट्स कर देता है।
अब जैसे, हाँ, जैसे सपोज दैट होता क्या है कि अभी मैं शांत हूँ, बहुत ही राम भक्त के मूड में हूँ, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन क्या हो जी, जब कोई ऐसा व्यक्ति आए मेरे पास और वो ठीक है, एक लापा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी देते हैं, लो इस गाल में भी पीट लो, क्योंकि गांधी जी का बहुत बड़े भक्त जो है ना, वैसे तो भक्त किसी का रहना नहीं चाहिए, और हो तो अपने आप को ही रहो, और बाकी चीजों का तो क्या ही कहना है। एनी हाउ, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वो व्यक्ति आए मुझे पीट दे तो बर्दाश्त हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारे में दिमाग ही उतना था कि तुम हम पे ही चाहते हो कि अपना जोर लगा करके साबित करें कि मैं ही ताकतवर हूँ, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बट वो व्यक्ति क्या करे कि हमारे घर वालों को, हमारे फैमिली वालों को आप शब्द कहे, या फिर मुझे कुछ ऐसा बोले कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, और उसे समझाने के बाद वो नहीं समझे, और या फिर हर एक चीज का सहने की कैपेसिटी होता है, तो जस्ट लाइक दैट वो लिमिटेशंस को क्रॉस करेगा तो हमारे अंदर कभी गुस्सा जो है वो जाएगा, शैतानियत बाहर आएगा, और फिर दिखा देंगे अपना जलवा, है ना। तो जस्ट लाइक दैट वो सिर्फ ग्रोथ को ही नहीं रोका, जो बॉडी का टेम्परेचर, बुखार तेज हो गया तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये जाकर के उसको हिट किया, और फिर जैसे ही हिट वहां पे मिला तो वो एक्टिवेट्स हो गया, और कहा कौन है, कौन है, कौन है, किधर किधर किधर, और चलो देखते हैं। तो जस्ट लाइक दैट चीजें जो है वो काम करती है, ठीक है ना। तो देखो, आई होप कि आपने ये लाइन को समझा होगा। अब आगे बताया हूं कि द फीवर इज कॉज्ड बाय आइदर। अब कोई लड़का पूछेगा फिर से कि और बताइए कि बुखार जो है वो सच में हुआ किस चीज का, कोई चीज नाम ऐसा कुछ बताइए। आपने बहुत बचपन से जानते आ रहे हो कि बुखार लगा 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 दिल लगन। एनी हाउ, तो आखिरकार ये क्यों हुआ ऐसा, तो आज जान लो, कारण आज जानने का मौका मिल रहा, सीखने का मौका मिल रहा। बोला था ना कि डिटेल में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी से तो कई गुना ज्यादा ही बताऊंगा, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा कि मैंने स्किप किया हो या फिर मैंने आपको छोड़ा है, बशर्ते कि आप पेशेंस बना करके हर एक चीजों को समझ रहे होंगे और अच्छे से सुनते हो और ध्यान से समझते हो। तो और चलो और चीजों को मैं समझाता हूँ। तो कहा हुआ भाई, तो लिखा हूं कि द फीवर इज कॉज्ड बाय, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेगा, ठीक है ना, कि बुखार आखिर का हुआ का, तो द फीवर इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा हुआ बुखार भाई? आइदर हो सकता है कि द टॉक्सिन्स रिलीज्ड रिलीज्ड बाय द पैथोजेंस, जो पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर इंट्री मारा है, हो सकता है उसने कुछ ऐसा टॉक्सिन्स को रिलीज किया हो जिसके चलते हमारा जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। या फिर ये भी हो सकता है कि और बाय द केमिकल्स या फिर एक केमिकल्स के चलते हुआ है। कौन? इस केमिकल्स का नाम याद रखना, पायरोजेंस, याद रहेगा ना जी, पायरोजेंस। चलिए, या फिर हो सकता है इस केमिकल है जो पायरोजेंस के चलते हुआ, तो ये पायरोजेंस क्या है? एक केमिकल्स है। और जानो इसके बारे में, जो क्या करता है कि द हाई फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, यानी कि बुखार को और तेज करता है। दैट मीन्स कि रेस इन द लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है उससे वो बढ़ा देता है। कौन? ये केमिकल जिसका नाम है पायरोजेंस। तो नीट वाले स्टूडेंट ध्यान रखेगा, यहां से क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासम खास, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे लिखिएगा और अंडरलाइन भी कर लेगा, ठीक है, अच्छी बात है। जो कि ये जो केमिकल्स आपने देखा पायरोजेंस, वो रिलीज्ड बाय हमारे बॉडी के ही द्वारा हुआ है, जो क्या है जी, तो डब्ल्यूबीसी के द्वारा हुआ है, ठीक है। दैट सेट द बॉडी थर्मोस्टेट एट हायर टेम्परेचर, जो बॉडी का जो कंट्रोलिंग है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको न रख करके उससे आगे टेम्परेचर बढ़ा करके हमारे बॉडी को फिक्स्ड कर देता है। समझ गया ना। अब आप बताता हूं आपका कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों का उत्तर देते हुए, यहाँ पे मैं हूं ना। अरे जब मैं हूं ही तो चिंता क्यों करना, जब मैं नहीं रहूंगा तो चिंता कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो, अब बुखार लग गया तो ये खराब बात है कि अच्छी बात है? मैं कहता हूँ अच्छी बात है। बुखार लग गया तो दिवाली मनाओ, होली मनाओ, ईद मुबारक कहो, मैरी क्रिसमस कहो। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाव इस भाई नहीं सुने हो जी, और नहीं तो क्या। तो वी ऑल आर द एनी हाउ। देखो, मैं आपसे ये बता रहा हूं
कि फीवर लग गया है तो क्या करें सर, जाएं और जा करके टैबलेट्स लें और उस टैबलेट को खाएं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ताकि मुझे हेडेक में पेन होता है फीवर लगने से, उससे तनाव होता है, उससे बस जाए, सिंपल। अरे नहीं, रुको जरा सा, इतनी भी क्या जल्दी कर दिया। नाउ लिसन टू मी, जब बुखार लगा तो आपको तुरंत से एकदम से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वो अगर सह सकते हो, अगर सहने की शक्ति है, सह सकते हो तो सहो। फीवर लगा है तो बुखार सह सकते हो तो सहो, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना सह लिया सह सकते हो। लेकिन अब ऐसा लगे कि आप सह नहीं सकते हैं तो क्या करो, आपको टैबलेट्स ले लेना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली जान सहने का भी एक क्षमता होगा ना, तो लोहा का भी एक सहने का क्षमता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो पिघल जाए तो तुम क्या हो। एनी हाउ, तो सह सकते हो तो सह लिया, ठीक है। अब बॉयज लोगों का तो क्या ही कहना, वो तो भाई सह लेता है कि बुखार लगा तो ठीक है, पढ़ना चल गया, घूमने चल गया, बुखार लगा हुआ और क्रिकेट बैट उठाया और चल दिया खेलने के लिए, चल गया दोस्तों के बीच में। बट गर्ल्स स्टूडेंट को क्या देखते हैं कि बुखार लगा नहीं कि तुरंत टैबलेट्स मेडिसिन चालू हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना स्टूडेंट, आपको वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुखार लगा है तो मैंने पहले ही बताया कि खुशी की बात है और ये बेनिफिशियल से हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है। क्यों क्यों फीवर लगा, तो वही चीजें तो मैंने बताया इतना सारा कुछ, फिर भी पूछ रहा क्यों फीवर लगा। बुखार लगा पैथोजेंस का चलते या फिर हमारे बॉडी में केमिकल्स है वो रिलीज हुआ, दैट इज द पायरोजेंस, और ये हेल्पफुल है उस जर्म को, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस जो भी कुछ भी आया है उसको रोकने में ये मदद करता है, उसका ग्रोथ नहीं होने देता। जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो हमारे ऊपर हावी कैसे होगा, समझ रहे हो ना। अब कितना ही बोलूं, अब बाकी तुम खुद समझदार हो, खुद सोच सकते हो। आई होप कि आपने इतनी सारी चीजों को सीखा होगा। तो आप क्या कीजिए, आप इसे नोट कीजिए, और हाँ इतना ही नहीं बल्कि मैं और बताऊंगा इसी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। इसीलिए मैं हर एक चीज यहाँ पे पहले से ही नोट करता हूँ, क्योंकि एक तरफ अगर लिखाऊंगा इतना समझाऊंगा तो टाइम बहुत ही ज्यादा चल जाएगा, और मुझे नहीं पता कि ये पढ़ाते पढ़ाते आपका जो लेक्चर्स है वो कहाँ तक जाना होगा। बट इतना जरूर पता है कि हर एक चीज बताएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे बी कंसंट्रेट। चलो लिख लिया हुआ, इसे इरेज कर दे। चलिए, वेरी गुड एंड द वेरी नाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू सेशन। चलो लिख लिया हो ना, मिटा देवे किया तो फिर आगे का काम शुरू करता हूँ इसी एसिडिक पीएच के बारे में, ठीक है। तो देखिए, इसे ध्यान से सुनना। लिखा हूं कि स्टमक विथ एसिडिक पीएच ऑफ अबाउट 3 to 5, जो हमारे स्टमक होते हैं, पेट है, वहां का जो पीएच है उसका वैल्यूज क्या होता है, तो 3 to 5 होता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम जो रहना, किस लिए भाई, तो किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया swallowed with food। किस लिए है? इसलिए क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे भोजन हमने किया है, खाना खाया, उसके साथ अगर इंटर्ड कर गया है हमारे बॉडी में, तो क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक में है, वो इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा, नष्ट कर देगा, दैट मीन्स कि डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ गया ना। आगे लिखा हूं कि एट द स्किन सरफेस आल्सो द secretions of oil and sweat glands। देखिए, जो हमारा स्किन का सरफेस होता है, स्किन का सरफेस कहीं भी ऊपर से लेकर के नीचे तक जो स्किन है वो क्या करेगा, आल्सो सिक्रेशंस, स्किन का जो सरफेस है उस पे भी सिक्रेशन होता है, कुछ रिलीज होता है। क्या होता है? वह है ऑयल्स, यानी कि तेलहन टाइप का सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। स्वीट ग्लैंड्स मेक द सरफेस पीएच एसिडिक। जो हमारा स्वीट ग्लैंड्स है, यानी कि पसीना निकलने का जो ग्रंथि है, वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम को बरकरार रखता है हमारे स्किन के ऊपर, चाहे हमारा वो फेस हो, चाहे हैंड्स हो, चाहे बॉडी का कोई पार्ट्स ही क्यों ना हो। पीएच एसिडिक मीडियम मेंटेन रखता है। वो कितना है जी, तो 3 to 5, 3 से 5 इसका वैल्यूज है। विच डू नॉट लेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। और अगर पीएच वैल्यूज जो है वो 3 to 5 हो गया तो क्या होगा इस केस में, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के ऊपर में, अगर पीएच 3 to 5 हो गया, यानी कि एसिडिक मीडियम आ गए,
तो वहां का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ज्यादा देर तक नहीं सस्टेन करेगा और फाइनली वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा ऑयल जो है वो हमारे बॉडी पर सिक्रेट होते हैं, इसीलिए होशियार हो जाइए उन शख्स से मैं बता दूं कि जो आप क्रीम्स लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं कि फटे हुए लिप्स के लिए ये, अब फटे हुए जूते के लिए ये नहीं है। तो जो भी लगाते हो वो सब वाहियात चीज है, बेकार है। हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली तेलहन टाइप का मटेरियल सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिससे हमारा बॉडी जो है वो मेंटेन रहे। दैट इज द नेचुरल कॉस्मेटिक्स, उसको नेचुरल कॉस्मेटिक्स कहिए। तो नेचुरल कॉस्मेटिक्स ही काफी है आपके लिए, आपको ऊपर से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बाकी क्या ही कहना, बाकी आपके ऊपर छोड़ दिया, आपका मर्जी जो सो कीजिए। एनी हाउ, तो समझ गया हूँ, आई होप कि आपने सीखा होगा, अच्छी बात है। अब ये तो बात किया मैंने एसिडिक पीएच के बारे में, तो मैंने कहा स्टमक में, पेट में, ताकि भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया गया है वो मर जाए, ठीक है ना। और अगर इन केस हमारा स्किन के ऊपर है तो पसीना निकाला, स्वीट स्वीट नहीं बल्कि स्वेट, स्वेट, मैं स्वेट बोल रहा हूँ, स्वीट नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं स्वेट, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड से पसीना निकला और इसी के चलते इस प्रकार से जो है वो 3 to 5 pH जो है वो मेंटेन रहा। खैर पसीना जो है वो अलग ही हो गया, और इसका जो स्वीट ग्लैंड का काम ही है, स्वेट ग्लैंड, हाँ ठीक है। तो हमारे ऑयल्स को रिलीज करेगा हमारे सरफेस पे, स्किन के सरफेस पे, ताकि चिकना रहे। तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा मिलता है जो फेस पे ऑयल से सर ऐसा क्या करें, फेस पे पिंपल्स है सर, वो होगा ही पिंपल्स, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपके स्किन के ऊपर, ठीक है, नरम मुलायम सा है ना। तो क्या होगा कि स्वेट ग्लैंड से ऑयल सिक्रेट होंगे, और फिर और भी कुछ कुछ एसिडिक मीडियम मिलेगा उसको, 3 to 5 pH मेंटेन करेगा स्किन के ऊपर, ताकि बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, ठीक है। और आपने क्या किया है, जा करके फेस वॉश लगाया, क्रीम्स लगा लिए, और जो एसिडिक मीडियम बनना चाहिए था वो नहीं बना, वो स्टॉप कर गया, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है लेकिन वो तो नहीं हटेगा, ठीक है ना। और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको पिंपल्स कर देता है, दाना कर देता है। इसीलिए क्रीम घिसना बंद करो कि पिंपल्स को ठीक कर देगा। बी केयरफुल। हाँ कुछ कुछ होते हैं, बट आई डोंट केयर, जस्ट बी नेचुरल, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, आई होप कि आपने सीखा होगा कुछ कुछ नया चीज है। अब देखिए, ये तो सिक्रेशंस हो गया एसिडिक के बारे में। अब बॉडी सिक्रेशंस के बारे में जानते हैं भाई, कि जो हमारा बॉडी है वो भी कुछ सिक्रेट करता है, वो भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, आओ चलो जानते हैं। लिखा हूं, ए नंबर ऑफ बॉडी सिक्रेशंस कंटेन लाइसोसोम्स। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ऐसे गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि गारंटी तो मेरा भी नहीं है आज है कल नहीं भी रहे, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, बाकी ख्याल रखा किसी एनी हाउ। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, नीट वाले स्टूडेंट बी केयरफुल, ठीक है। तो बॉडी सेक्रेशन बोर्ड में नहीं आएगा, इतना डिटेल में थोड़ी पूछता है वो, ऐसे ही। तो देखिए, जो लाइसोसोम्स जो है वो यहाँ पे प्रश्न है कि नंबर ऑफ बॉडी सिक्रेशंस कंटेंट, जो बॉडी में सिक्रेट होता है बहुत तरह तरह के चीजें, आगे बताऊंगा कि क्या क्या सिक्रेट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ सलाइवा, सलाइवा माउथ में, और आंसू, टीयर्स, ठीक है ना। या फिर इनफैक्ट मैं स्वेट ग्लैंड का ही बातें करूं, यानी कि पसीना वगैरह ये सब, तो वो क्या कंटेन करता है, तो लाइसोसोम्स को कंटेन करता है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवाया, टिक आउट करवाया, ताकि हमेशा के लिए आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आई होप कि आपने सीखा होगा। तो नेक्स्ट बताना चाहता हूं कि सलाइवा कंटेन्स द लाइसोसोम्स। जो सलाइवा है भाई वो क्या कंटेन करता है, तो लाइसोसोम्स को कंटेन करता है, दैट किल बैक्टीरिया, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, प्रेजेंट इन फूड एंड ड्रिंक्स। जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, वो क्या करता है, वो लाइसोसोम्स को कंटेन करता है। लाइसोजाइम्स है लिखा हुआ जी, सॉरी मिस्टेक कर दिया बोलने में, लाइसोसोम्स बोलेगा तो कुछ और हो जाएगा ना, लाइसोजाइम्स,
लाइसोजाइम्स, ठीक है, लाइसोजाइम्स लिखा हुआ है, लाइसोजाइम्स लिखा हुआ है। तो जो लाइसोजाइम्स है वो क्या होता है कि हमारे ये सलाइवा में भी मौजूद है। और और अगर आप कोई वाटर ड्रिंक करते हो, पानी पीते हो, या फिर फूड खा रहे हो, तो बैक्टीरिया वायरस उसमें रहेगा, तो ये लाइसोजाइम्स लाइसोजाइम्स जो है वो उस बैक्टीरिया को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। अब सोच रहा कि हम तो बहुत अच्छे खाते हैं भाई, हेल्दी खाते हैं, मानता हूं, लेकिन लालच किसको ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि चलो चलते हैं बाहर चाट खाने, चाउमीन खाना, ये खा गया, जंक फूड खा गया, अब ठेला पर चाट खाएगा, अब तो ढकेल करके पीटने लगेगा, है ना। तो एनी हाउ, तो मैं आपसे सिखाना ये चाहता हूँ कि आप गए बाहर, फास्ट फूड खा लिए, चौराहा पर जाकर के, अब वहां पे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है, उसी चाट में जाकर के बैठा होगा, उसी गोलगप्पे के ठेले पर लगा होगा, है ना। तो होता यह है कि मुंह में गया तो लाइसोजाइम्स जो है, आपको भी बोलने में कंफ्यूजन होता है ना, मुझे भी होता है अभी तक, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा, पता नहीं। लाइसोजाइम्स जो है वो होता यह है कि उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। अब कोई लड़का सोचा कि नहीं मारा था सर, अब हम डायरेक्टली सीधे निकाल गया, तब क्या होगा? अब जैसे कि लाइसोजाइम्स मारेगा उस बैक्टीरिया को मुंह में, तब ना जब अच्छे से चिबाएंगे, चिबा करके खाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि खाना हमेशा से चबा चबा के खाओ हो और हल्लू हल्लू से खाओ, नहीं दो इधर से मारना, दो इधर से, और एक जीभ से टेस्ट लेना है, और फिर छठा बार में अंदर सड़क से। ऐसे थोड़ी होता है जैसे तुम करते हो या फिर करना चाहते हो। एनी हाउ, चीजें कुछ अलग रहता है। नाउ लिसन टू मी, मैं आपसे सिखाना क्या चाहता हूँ, सिखाना ये चाहता हूँ कि कोई लड़का बोल दे हमसे कि हम तो भाई ऐसे ही आए और उतना स्पीड में पानी पी गया सर, जरूरी है कि मर ही जाएगा? नहीं मरा होगा। कोई लड़का कहेगा सीधे निकल गया भोजन को, अब ऊपर में तो मर गया सर, अब बीच में था वो तो अंदर चला गया। तो उसी के लिए तो मैंने पहले बताया महानुभाव, वो मैंने आपको बताया कि जो स्टोमक में है उसमें भी एसिडिक पीएच जो है, वो एसिडिक मीडियम जो है मेंटेन रहता है जी, रहता है ना। बोलो हाँ। हाँ, तो अगर मौत से बच गया तो यहाँ पे मरेगा, पेट में जाकर के मरेगा, लेकिन मरना तो है ही, ठीक है, मरना तो है ही, नहीं तो हम मर जाएंगे इस, लेकिन हम क्यों मरेंगे? उसी को ही मारेंगे, है ना, और नहीं तो क्या। तो इस चीज का ख्याल रखे कीजिए, ठीक है ना। वैसे कहावत है ना, मन का गिद्दड़ जाए है किद्दर। तो जस्ट लाइक दैट, अगर ये आया है चलबाजी करने के लिए तो मौत से बच गया, तो फिर पेट में जाकर के वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई होप कि आपने सीखा होगा। चलो अच्छी बात है। तो ये तो चीजें यहाँ था, जो यहाँ से मैंने उठ करके यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट को कवर करते हैं टीयर्स के बारे में। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बताया आपको कि टीयर्स सिक्रेटेड बाय टीयर ग्लैंड्स, जो हमारा आंसू है वो सीक्रेट होता है टीयर्स ग्लैंड से, आंसू के ग्रंथि से। ग्लैंड्स का हिंदी मीनिंग होता है ग्रंथि। खैर इससे क्या लेना, मैं हमेशा ग्लैंड्स ही बोलता हूँ और हिंदी में भी ग्लैंड्स ही समझता हूँ, तो अभी ऐसा ही कीजिए, ठीक है। तो ऑल्सो कंटेन लाइसोजाइम्स, जो हमारा टीयर्स ग्लैंड से आंसू निकला, वो भी क्या कंटेन करता है? तो लाइसोजाइम्स कंटेन किया हुआ रहता है। विच प्रिवेंट द आई इन्फेक्शन, जो आंखों में इन्फेक्शन को रोकता है। समझ गया ना? कि कुछ कुछ पीपल्स को देखिएगा तो जो आंखें हैं वो आंखें क्या नसील, अरे तो आंखें जो है वो कुछ उसमें हल्का सा वाटरी टाइप का रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यक्ति रो रहा है, रो नहीं रहा, बल्कि वो वैसे ही नेचुरल ही है वो। जैसे कुछ कुछ हीरोइंस वगैरह इस सबको फिल्मों में देखा हो तो इस प्रकार से रहता है, आंखों में पानी भरा हुआ रहता है, मोती जैसा आंख दिखते रहता है, अजीब एकदम अट्रैक्टिव। हाँ, दिस इज द बेस्ट वर्ड टू डिफाइन these things। anyhow anyways, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंसू रहता है, कुछ कुछ में ज्यादा रहता है जी, ताकि वो आई जो है वो क्लीन रहे। बट किसी व्यक्ति का जो आई है वो ड्राई रहता है, तो ड्राई आईज जो है वो न ज्यादा ड्राई ही रहना चाहिए, न ज्यादा आंसू भरा ही रहना चाहिए, नॉर्मली कैजुअली, जैसे कि तुम देख सकते हो। एनी हाउ, तो आई होप कि आपने देखा होगा और सीखा होगा। तो ये आई का जो इन्फेक्शन है वो क्या करता है? रोकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूं। द साल्ट एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन perspiration contain lysozymes that destroy the bacterial cell walls।
जो पर्सपीरेशन होता है और जो है उसको में साल्ट रहता है और फैटी एसिड रहता है। जो क्या साल्ट और फैटी एसिड रहता है पर्सपीरेशन में, जो क्या कंटेन किया हुआ रहता है, लाइसोसोम्स रहता है, और लाइसोसोम्स है तो बैक्टीरियल सेल वॉल को मार देगा। ठीक है, बैक्टीरियल को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय। मन में चल रहा कि पर्सपीरेशन बताइए ना, अन्य बता रहा है। पर्सपीरेशन का मतलब हुआ पसीना आना। हिंदी मीनिंग लिख लो, पसीना आना। चलो लिख लिया, मिटा दे। हाँ, अब आप ही नहीं लिखे हैं और बोल रहे हैं लिख लिया मिटा दे। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी मजाक कर लेता हूँ। तो आई होप कि आपने इतनी सारी चीजों को सीखा होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखो स्टूडेंट, जब आप लिखते हो हर एक चीजों को, तो आप एक काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वो क्या है, मुझे फॉलो, अरे नहीं जी, आप काम ये कर सकते हो कि यहाँ से लेक्चर ओवर करने के बाद आप रिवाइज कीजिए, खुद से रिवाइज कीजिए। मेरे साथ साथ आप भी जरा सा मेहनत करना सीख लो, है ना, काम देगा। क्या हुआ, लिखा ना अभी, तो क्यों हटने के लिए बोल रहा? नहीं बोला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आपने इतनी सारी चीजों को समझा होगा। एक बार रिवाइज किया कीजिए बैठ करके, देखिए कि कहीं कोई वर्ड मीनिंग जो है वो आपको समझने में तकलीफ हो रहा क्या। मोबाइल है ही तो गूगल पे टेक्स्ट कर लिए, सर्च कर लिए, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना। जरूरी है कि कोई वर्ड जो है वो आपको टीचर ही बताएगा तो ही संतुष्ट हो गए, अगर नहीं है तो खुद से भी किया कीजिए, बाकी तो मैं हूँ। एनी हाउ, तो आई होप कि बहुत सारी चीजों को मैंने डिस्कशन किया है। देखिए लॉन्ग में पढ़ाऊंगा ना बहुत डिटेल में, ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आपको नोट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। वैसे आऊं और एक्सप्लेन करके चल जाऊं तब तो ऐसे खत्म हो सकता है, बट मुझे ऐसा तसल्ली नहीं है। मैं कुछ और ही आपके लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। तो ठीक है, बहुत सारे बातें किया मैंने इस लेक्चर में, बाकी की बातें करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तो बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। तो अब नया साल ही आज है, आज 1 तारीख है। शायद वीडियोस जो है वो 2 तारीख को अपलोड होगा, क्योंकि नाइट में जो शूटिंग किया तो टाइम लगता है ना अपलोड होने में। कोई बात नहीं, लव यू ऑल, लव यू ऑल, एंड टेक केयर, सी यू।